2 दिन बाद रूह कपूर मेंशन में चली जाती है। जब वो तीनों नीचे आते हैं तभी उनका ध्यान डाइनिंग टेबल पर पड़ती है जहां बहुत अच्छा और टेस्टी ब्रेकफास्ट रखा होता है। तभी वो तीनों पीछे से साक्षी की आवाज सुनते हैं, तो फाइनली हो गई आप दोनों बाप बेटे की मॉर्निंग। खुद तो लेट हुए पर साथ में मेरी बच्ची को भी लेट करवा दिया ना। अभी चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर परी को उसकी मेडिसिन भी देनी है। ये सुनते ही रो अपना गंदा सा मुंह बनाती है और ये देख नीति उससे कहती है, नो प्रिंसेस, आप अपनी कोई भी मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते। आपने सुना था ना कि अरु ने क्या कहा था कल कि अगर आपने अपनी कोई भी पिल्स स्किप की तो वो आपको इंजेक्शन देगा, और जैसा हमें पता है आपको नहीं चाहिए ना वो गंदा सा इंजेक्शन, तो उसके लिए आपको आपकी सारी मेडिसिन्स टाइम पर लेनी होगी ना बेटा। रो चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाती है। तो आप अभी फटाफट से ये ब्रेकफास्ट फिनिश करो और देखो मम्मा और भाभी ने मिलकर आपके लिए क्या बनाया है। गर्मा गर्म आलू के पराठे और बूंदी का रायता और मीठे में रसमलाई है, पर वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी मेडिसिन लोगे, क्यों मम्मा। साक्षी भी अपना सिर हिलाती है। रो बिना कुछ बोले चुपचाप एक डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठे जाती है और वो चारों भी बैठते हैं। रो अपने पापा और भाइयों के बीच में बैठी हुई होती है, तभी वर्कर्स उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। वो सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी राघव का ध्यान रो की तरफ जाता है जो अपने प्लेट में रखे पराठों को खाने के बदले उसे सिर्फ देख रही होती है। राघव रो के सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए उससे पूछता है, परी क्या हुआ बेटा, आप खा क्यों नहीं रहे हो? आपको ये पसंद नहीं आया या फिर आपको दूसरा और कुछ खाना है? अगर हाँ तो आप बताओ क्या खाना है मेरी प्रिंसेस को, पापा वो फटाफट से बनवा देंगे आपके लिए। रो वो सुनती है और फिर राघव से कहती है, पापा मुझे भूख नहीं लगी और मेरा मन भी नहीं है। वो कभी मॉर्निंग में ऐसे कुछ खाया नहीं ना, तो आदत नहीं है मुझे। हमेशा मैं उन तीनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखती थी और शायद इसी से मेरा पेट भी भर जाता था। ये सुनते ही नीति रो से कहती है, भले ही वो लोग आपको नहीं देते थे पर आपको तो थोड़ा सा खा लेना चाहिए था ना बेटा, ऐसे से तो आप दिन भर भूखे रहते होंगे। वो लोग भी जवाब सुनने के लिए रो की तरफ देखते हैं, तो इस पर रो बिना किसी एक्सप्रेशन के उनके तरफ देखती है और उनसे कहती है, किया था मैंने एक बार जब मैं 13 साल की थी। वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। उस सुबह मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो मैंने उनका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया था पूरी का, और जब चाची को ये बात पता चली उन्होंने मुझे बहुत मारा, और इतना ही नहीं उन्होंने मेरी शिकायत चाचू से भी कर दी कि मैंने उनका ब्रेकफास्ट खा लिया। और फिर चाचू ने मेरे पेट पर मारा, और इतना मारा कि जिसकी वजह से वो तुरंत रुक जाती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है, छोड़ो ना, ये बहुत पुरानी बात है, अब इसको 4 साल हो गए, आप ब्रेकफास्ट करो ना। रो उस बात को टालने की पूरी कोशिश कर रही होती है जिसे वो सब बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तभी पार्थ रो का एक हाथ अपनी दोनों हाथों में लेते हुए उससे पूछता है, परी हमें वो पूरा सच सुनना है जो आप हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो, तो बिना कुछ छुपाए बताओ कि क्या हुआ था आपको जब उस जानवर ने आपके पेट पर मारा, बोलो बेटा। रो नीचे देखती है और उसके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। रो पार्थ का हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है, जब उन्होंने मेरे टमी पे मारा मुझसे रहा नहीं गया भैयू, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और फिर अचानक से मेरे मुंह से खून भी आना शुरू हो गया था। ये सुन सब बहुत घबरा जाते हैं। मुझे उल्टियां हो रही थी खून की, पता नहीं क्यों, और ऐसे लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। उस दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, पर मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं ये सारी बातें शेयर कर सकूं। ये सब सुनते ही पार्थ रो को कसके अपने सीने से लगा लेता है, और जब रो का सिर उसके सीने पर होता है वो सुनती है कि पार्थ के दिल की धड़कन कैसे बहुत जोरों से धड़क रही है, जैसे वो कोई बुलेट ट्रेन हो। नीति और साक्षी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और राघव के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन सरक जाती है।
उन चारों के दिमाग में सिर्फ रो की बातें ही घूम रही होती है। पर तभी वो रो की बात सुनते हैं, इसीलिए मैंने फिर से कभी ब्रेकफास्ट की तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ बनाती थी उनके लिए। पार्थ, नीति और साक्षी राघव की तरफ देखते हैं, जो उन्हें अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है जिसे वो तुरंत समझ जाते हैं। तभी पार्थ रो का फेस अपनी हाथों में पकड़ता है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, वो बहुत पुरानी बात है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अभी भी उस बात को फॉलो करें। देखो बेबी, आज से आप रोज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे, और अगर कभी गलती से भी आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया तो भाइयों से गंदी वाली डांट खाओगे आप। तो चलो अभी जल्दी से आ करो, मैं खिला दूँ आपको, क्योंकि आप तो अपने हाथों से खाने से रहे। वो राघव, साक्षी और नीति की तरफ देखता है, और एक बात आप लोग भी ध्यान रखना, जब तक ये पूरा खाती नहीं इसे उठने नहीं देना यहाँ से। मम्मा, नीति आप दोनों ध्यान रखना। वो हमें जवाब देते हैं और रो अपना क्यूट सा फेस बनाती है तो पार्थ उसके गालों पर किस करता है। ऐसे ही वो अपना ब्रेकफास्ट टाइम एंजॉय करते हैं, और पार्थ रो को भी खिला देता है और उसके साथ खुद भी खाता है। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में अरु अपने जिम, जो मल्होत्रा हाउस में ही होती है, से पूरा पसीने में भीगा हुआ बाहर आता है। तभी उसका ध्यान नीचे खड़ी रिया और आरती पर पड़ती है। वो नीचे आते हुए अपने पसीने से भीगी हुई टी शर्ट निकाल देता है, जो उसके लिए रोज की बात है, और मल्होत्रा हाउस में सबको ये बात पता है कि अरु भले ही बाहर बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर जाता है, पर घर में वो हमेशा उसके शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही घूमता है। जब वो अपनी टी शर्ट निकालता है तभी उसकी बॉडी चमकने लगती है और उसके 6 पैक्स दिखते हैं, जो किसी भी लड़की को अपने होश उड़ाने के लिए काफ़ी है, सिवाय मल्होत्रा लेडीज के। अरु अपनी मम्मा के तरफ बढ़ते हुए उनसे पूछता है, मम्मा ये हमारे ओल्ड कपल दादू और दादी कहाँ है? वो अभी तक उनकी मॉर्निंग वॉक से वापस नहीं आए क्या? अरे यार, हमें केएम जाना है ना, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तभी पीछे से वो दादू की आवाज़ सुनता है, आ गए हम दोनों बाबा, देखो अभी बस आधा घंटा दो हमें, हम जल्दी से तैयार होते हैं, फिर चलेंगे आपकी प्रिंसेस से मिलने। तब तक तुम भी रेडी हो जाओ, ऐसे ही जाना है क्या वहाँ? अरु दादू की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं दादू, आपको क्या लगता है मैं ये ऐसे जाऊंगा वहाँ? नो नेवर। इतना कहकर वो ऊपर अपनी रूम की तरफ भागता है, और ये देख वो चारों और कुछ सर्वेंट्स हंसने लगते हैं। तभी रिया उनसे कहती है, बहुत एक्साइटेड है ना अरु रूही से मिलने के लिए? मैंने पहली बार उसे किसी लड़की से मिलने के लिए इतना उतावला और खुश देखा है, वरना हम कभी अगर किसी लड़की की बात भी करें तो वो चिढ़ जाया करता था। सच में कुछ तो बात है उसमें, जिसने सिर्फ एक ही मुलाकात में इस अकड़ू और रुड लड़के को पूरी तरीके से बदल दिया। अरे अभी तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं कब उससे मिलूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी उस क्यूट सी डॉल से मिलने के लिए। वो सब रिया के बचपने पर मुस्कुराते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर केएम में ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सब हॉल में बैठे हुए होते हैं। साक्षी रो को उसके बचपन के किस्से सुना रही होती है कि वो बचपन में कितनी ज्यादा शैतान थी, और ये सुन सब हंस रहे होते हैं। तभी अचानक से वो सब कुछ आवाजें सुनते हैं जो उनकी तरफ ही बड़ी तेजी से आ रही होती है। कहीं ना कहीं रो उन आवाज़ों को पहचान लेती है, और इससे पहले कि वो इसके बारे में किसी को बताए वहाँ 3 लोग आ जाते हैं। पार्थ और नीति उन अनजान लोगों को देखकर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर राघव और साक्षी उन लोगों को पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में एक नफरत और गुस्से की आग जलने लगती है। हाँ, ये वही हैनवान होते हैं जिसने रो की जिंदगी जहानू बनाई है, रो के चाचू चाची और उसकी चचेरी बहन। उन तीनों को देखने के बाद रो जैसे अपनी सांसें लेना भूल जाती है, और उसे वो सब दर्द, वो तकलीफें फिर से याद आने लगती है। उसकी सांसें तेज और ऊपर नीचे होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसका फेस पूरा पसीने से भीग जाता है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। राघव उन लोगों के पीछे खड़े बॉडीगार्ड से चिल्लाते हुए पूछता है
किसने आने दिया इन लोगों को अंदर? हाँ, मैंने साफ साफ बोला था कि कुछ भी हो इन्हें अंदर या फिर मेरे बच्ची के आसपास भी नहीं आने देना। तभी एक बॉडीगार्ड डरते हुए राघव से कहता है, सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की इन्हें रोकने की, पर ये लोग सीधा अंदर घुस आए। इन सब पर पार्थ राघव से पूछता है, डैड क्या हुआ और कौन है ये लोग? राघव कुछ बोले उससे पहले रवि, रो का चाचू, बोल पड़ता है, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं लगता। वो राघव की तरफ देखता है, कपूर साहब आपने अपने बेटे को मेरे बारे में बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो मैं हूँ रवि सहगल, रूही का चाचू, और मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ। ये सब सुनते ही नीति डर जाती है, पर पार्थ अपने असली रूप में शैतान वाला आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जगह से उठता है और रवि की तरफ बढ़ते हुए उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। पार्थ उससे अपनी डरावनी और गुस्से भरी आवाज में पूछता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ आ भी गए तो यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाओगे। इतना कहकर पार्थ रवि को पंच ही करने वाला होता है कि उतने में वो रो की आवाज सुनता है। रो अपनी कांपती हुई बॉडी पर कंट्रोल करते हुए बहुत मुश्किल से अपनी जगह से उठती है और पार्थ की तरफ बढ़ती है। जब वो देखती है कि उसके भाइयों उसके चाचू को पंच करने ही वाले होते हैं तो वो जल्दी से पार्थ का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, नहीं भाइयों आप मत मारो इन्हें, जैसे भी है ये मेरे चाचू है प्लीज। पार्थ राघव की तरफ देखता है और राघव उसे इशारे में रुकने के लिए कहता है। पर जब तानिया रवि की बेटी और सुधा रवि की बीबी की नजरें रो पर और स्पेशली उसके शॉर्ट ड्रेस पर पड़ती है तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि रो की वो एक ड्रेस तानिया के 3-4 ड्रेसों से भी ज्यादा महंगी होती है। वो दोनों माँ बेटी ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि रो को कोई इतने प्यार से रखे। वो दोनों ही रो से बहुत ज्यादा जलती थी, क्योंकि रो तानिया से बेहद ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है और रो की मुस्कान पर तो बड़े से बड़े पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी पिघल जाता है, जैसे कि हमारे अरहान मल्होत्रा, जो खुद में ही एक बहुत ही कठोर, निर्दय और घमंडी इंसान है। तानिया और सुधा को हमेशा कोई ना कोई मौका चाहिए होता था रो को नीचा दिखाने का, उसे खरी खोटी सुनाने का, और जब उन दोनों ने उसे शॉट में देखा तो उन्हें ऐसे लगा कि शायद उन्हें ये मौका मिल चुका है। सुधा ने अपना गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाय हाय, मैं ये क्या देख रही हूँ? ये इतनी बड़ी लड़की यहाँ इन मर्दों के सामने ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। क्या सब शर्म बेच आई है तू रो? अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने चाचू के इज्जत की तो ऐसे खुलेआम धज्जियां ना उड़ाती। हाँ, मैं ये बात भूल ही गई थी कि इसे हमारी इज्जत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बेशर्म है ये लड़की। रो बिना कुछ कहे वो सब सुन रही होती है और उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर ये सब सुनने के बाद मानो जैसे कपूर फैमिली में जितना भी सब्र था वो सब खत्म हो रहा था। सुधा रो को ताने मार रही थी, तभी रवि ने रो का एक हाथ बहुत जोर से पकड़ा, जिसकी वजह से उसकी हाथ पे पकड़ के निशान भी बनने लगे थे। रवि ने रो का हाथ और जोरों से पकड़ते हुए उससे कहा, शर्म नहीं आई तुझे इन अजनबी लोगों के साथ रहने में? और क्या सोचा था तूने कि जो तू चाहेगी और तुझे जो ठीक लगेगा वो होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी, घर चल फिर मैं बताता हूँ तुझे कि इसका अंजाम क्या होता है। तेरी खाल उड़ेल दूंगा मैं आज, और बहुत शौक है ना ये ऐसे महंगे छोटे कपड़े पहनने का, तो चल तेरा ये शौक भी आज पूरा करता हूँ मैं। आगे की नॉवल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और हाँ कमेंट भी करें।